गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर कर रहे हैं और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कर ली है। जैसे कि इंट्रोडक्शन का पॉइंट हमने पूरा कर लिया है। पहले तो फॉर्मेट लिखा था पूरे चैप्टर का। फॉर्मेट लिखने के बाद में हमने इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट था, जिसके अंदर ये बताना था कि 3 सेक्टर इकोनॉमी के होते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम इन सेक्टर्स के क्या हाल थे, उस समय जीडीपी कितनी थी, गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से ग्रो करना है, और साथ साथ में इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी क्यों हुई, वो भी मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया था। ब्रिटिश ने किस तरीके से भारत की हालत कर रखी थी, वो भी हम जान चुके हैं उसके बारे में भी। और अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में चैप्टर का नाम मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब हम प्लान डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है तो पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के पॉइंट हुए। फिर दूसरा हम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर आए थे कि डेवलपमेंट से क्या मतलब है, डेवलपमेंट और सरकार किस तरीके का डेवलपमेंट चाहती थी, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल थी, इक्वालिटी फॉर ऑल थी, और साथ साथ में गवर्नमेंट चाहती थी कि जो पॉवर्टी का तबका है, इम्पोवरिश तबका है, उसको लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। ये सब हम डेवलपमेंट का हमारा मॉडल था। लेकिन अब इस मॉडल को लागू कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल का। इन दोनों ऑप्शंस को हमने देखा, समझा किस तरीके के ये मॉडल थे, और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि ऐसा है कि दोनों के मॉडल दोनों ही सही है, दोनों में अपनी अपनी कमियां भी है और दोनों में अपनी अपनी खूबियां भी है। तो किसी एक पॉइंट पे तो कभी आ ही नहीं सकते थे। और गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि सारी चीजें गवर्नमेंट के पास रहे, ये भी खराब है, और सारी चीजें प्राइवेट को दे दें, ये भी खराब है। तो फिर कंक्लूजन निकला कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन्हें चाहिए थी ग्रोथ विद जस्टिस। अब ये ग्रोथ विद जस्टिस क्या होती है, आखिर किस तरीके की ग्रोथ होती है, तो उसका एग्जांपल को अपन समझते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हमारा सेकंड वाले के अंदर था वो यही था, ग्रोथ विद जस्टिस, यानी न्याय के साथ में ग्रो करना, ग्रोथ विद जस्टिस। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके उड़ीसा का। उड़ीसा के एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। तो क्या हुआ था, देखिए उड़ीसा, इंडिया के बारे में आपको पता ही है कि मिनरल्स के मामले में इंडिया बहुत रिच है, मेटल्स हो गए वगैरह, इन सब में भारत जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। और इसी में अगर उड़ीसा, झारखंड, इन एरियाज़ की बात करें तो प्लेट्यू वाले एरियाज़ है और बहुत ज़्यादा रिच है ये एरियाज़, आयरन की प्रोड्यूसिंग में कहें या कोल की प्रोडक्शन में कहें, तो इन चीज़ों के अंदर 1950s का जो दौर था, उस दौर में ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल सप्लाईज होती है उसमें आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अभी भी है हालांकि आयरन की डिमांड, उस समय भी बहुत ज़्यादा थी। अब क्योंकि देश को भी ग्रो करना है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लानी है, एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, बहुत सारे मुद्दे सरकार के सामने भी थे। तो उस समय की उड़ीसा की जो सरकार थी, उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उड़ीसा के अंदर जितनी भी आयरन की सर्वे किया जाए और आयरन की माइनिंग्स लगाई जाए, और आयरन की माइनिंग लगाने के साथ साथ में उड़ीसा के अंदर आयरन के साथ में स्टील का प्लांट खड़ा किया जाए, क्योंकि स्टील की ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आयरन से ही स्टील बनता है, मतलब पिग आयरन वगैरह बनाते हैं और उसी से फिर रिफाइन करके और नई चीज़ें उसमें ऐड करके और स्टील बनाया जाता है। तो उड़ीसा की सरकार ने सोचा कि आयरन की माइनिंग भी शुरू कर दे इस पूरे बेल्ट के अंदर, और साथ साथ में स्टील के प्लांट भी लगाए 1950s में। ये मैं एग्जाम्पल है जिसके थ्रू समझा रहा हूँ कि ग्रोथ विद जस्टिस का आखिर मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा काम करते हैं, तो उड़ीसा की सरकार ने क्या किया, एक MOU कहते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब होता है MOU का? देखिए कोई भी एग्रीमेंट अगर दो सरकार के बीच में होता है, मान लीजिए कि कोई भी दो कंपनियां हैं या कोई दो सरकार है या एक सरकार या कंपनी है, उनके बीच में जब भी कोई एग्रीमेंट होने वाला होता है तो उससे पहले MOU साइन किए जाते हैं। मतलब वो लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ये फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है, एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि भाई हाँ, हम जो है इस तरीके का एग्रीमेंट आगे करने वाले हैं, इन बातों में हम एक दूसरे से सहमत है और अब इस एग्रीमेंट को फिक्स किया जाएगा। तो ये पहले इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है। MOU जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों पार्टियां बैठती है, बातचीत करती है, अग्री होती है। तो यहाँ उड़ीसा की सरकार भी बैठी थी और सामने जो स्टील प्लांट लगाने वाली कंपनीज थी, उन कंपनीज के अंदर आपके इंटरनेशनल कंपनीज भी थी, और साथ साथ में हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है वो डोमेस्टिक कंपनीज भी शामिल थी, और साथ में सामने थी सरकार भारत की या उड़ीसा की सरकार उस समय की। तो उड़ीसा की सरकार ने इस चीज को किया और भारत सरकार भी इन्वॉल्व भी थी इसमें, और कहा कि भाई हम उड़ीसा के अंदर एक स्टील का बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं, और उस स्टील के प्लांट से क्या होगा, तो उड़ीसा की सरकार ने कहा कि स्टील के प्लांट को लगाने के कारण जो चीजें होंगी, जैसे कि डेवलपमेंट बढ़ेगा, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये उड़ीसा की सरकार का कहना था। उड़ीसा की सरकार इस चीज को कह रही थी कि डेवलपमेंट का मामला बढ़ेगा, साथ में अपॉर्चुनिटी क्षेत्र के अंदर बढ़ेगी,
फिर इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से इस एरिया के अंदर आएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो सीधी सी बात है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप रेज होगा। ये उड़ीसा की सरकार का मानना था और उन्होंने एक एमओयू साइन किया। ऐसा ही एक एमओयू उड़ीसा की सरकार ने 2005 में भी किया था। 2005 में साउथ कोरिया की कंपनी थी जिसका नाम था आपके पॉस्को, उस पॉस्को साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके साथ में भी किया। यही स्टील प्लांट का जो होता है मामला, इसी को सेटअप करने के लिए। लेकिन ये सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं कि ऐसा पहले भी किया था, अभी 2005 में भी किया, और ऐसे एग्रीमेंट्स करने की सरकारें अक्सर कोशिश करती है ताकि उस एरिया के अंदर जितने भी मिनरल्स या रॉ मटेरियल्स निकल रहे हैं उसको निकाल के रिफाइन करके नए प्रोडक्ट्स बना के बेचा जाए बाहर, ताकि वहां की इकोनॉमी ग्रो करे। तो ऐसी सारी चीजें इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा गलत आया कि उड़ीसा की सरकार ने स्टील प्लांट का सोचा, पॉस्को के साथ में भी साइन किया मामला, सब चीजें की करी, बट उड़ीसा की गवर्नमेंट को बहुत हैवी डेमोन्स्ट्रेशंस फेस करने पड़े। डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होते हैं ये भी समझाता हूं मैं। डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन जिसे कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब, प्रोटेस्ट का मतलब हो गया आपके क्या, स्ट्राइक करना या फिर आपके जाके धरने पे बैठ जाना। ऐसी ये कहां से चीजें हुई, ये लोगों की तरफ से, जो वहां के लोग थे, खासकर पीपल जो उस एरिया के बिलोंग करते थे, और वो एरिया का बेल्ट जो था वो ज्यादातर पूरा ट्राइबल बेल्ट है पूरा। और उड़ीसा, झारखंड, इसके अंदर नक्सलवाद के पीछे भी एक यही कारण है कि कंपनीज आ रही है, काम कर रही है, लेकिन बात यह है कि वहां के जो लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी है या फिर ट्राइबल्स एरियाज हैं, उनका डेवलपमेंट उसके मुकाबले इतना नहीं होता। कंपनी आती है, प्लांट सेटअप होता है, लेकिन एजुकेशन में इनके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या इनके खुद के जो डेवलपमेंट होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इनको लेवलीहुड का भी अपना होता है कि भाई हमें डिस्प्लेस कर देंगे जगहों से। ये जमीनें इन्हीं ट्राइबल बेल्ट वाले एरियाज की थी जिनको ये लेने की कोशिश करे, तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट होने लगे। अब प्लांट भी लगाना है, डेमोन्स्ट्रेशन भी फेस करने हैं, सारी चीजें करनी है, तो देखिए क्या क्या इसमें चीजें निकल के सामने आती है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल के सामने आते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे कि हाँ वाकई में कि एक मुश्किल काम है इस तरीके की चीजों को सेटअप करना, सरकार के लिए भी और लोगों को समझाने से लेके भी। और लोगों की बात भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे सही है। अगर हम बात करें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में कि उड़ीसा की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई देखिए इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेवलपमेंट होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह होगा तो सीधी सी बात है कि एक अच्छा खासा लेवल रेज होगा। नई टेक्नोलॉजी से हम इंट्रोड्यूस होंगे, हमारे लोग इंट्रोड्यूस होंगे, और नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए भी फायदेमंद है। हम भी बनाएंगे चीजें, बाहर भी बेचेंगे, डोमेस्टिक यूज भी करेंगे और इंटरनेशनल सप्लाई भी करेंगे। ये उड़ीसा की सरकार का कहना था। लेकिन अब जो ट्राइबल लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना क्या था? उनका यह कहना था कि इस प्लांट के कारण एक तो हमारी पूरी जमीनें चली जाएंगी और हमें इस जगह से पूरा डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, जो कि होने वाला भी है, होता भी है। अक्सर न्यूज में इस तरीके की, खाली उड़ीसा की बात नहीं, झारखंड वगैरह जहां पे भी ऐसे प्लांट लगते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो उस कम्युनिटी का या जो कम्युनिटी वहां रहती है उसका होता ही है। कि एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ेगा, दूसरा हमारा लाइवलीहुड, मतलब जो रोजगार है वो इन्हीं फॉरेस्ट और इन्हीं एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वहां से लकड़ी लेके आए उसको बेचे, चाहे फॉरेस्ट की कोई प्रोड्यूस है उसको बेचे, या उनके जो मवेशी साथ में रखते हैं उनको चराने की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें जो ट्राइबल्स की होती है वो कहते हैं हमारी इन जमीन पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर जमीन छीन ली आपने तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या काम करेंगे, और हम इतने वेल इक्विप्ड या एजुकेटेड भी नहीं है कि इन प्लांट्स के अंदर अच्छे पदों पे सीधे जाके काम भी कर सके। तो वो भी एक कमी है कि एजुकेशन का सेक्टर भी हमारा इतना ग्रो नहीं है। तो ट्राइबल का ये कहना है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसीलिए इस प्लांट के पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, ऐसा इस बेल्ट का और ज्यादातर लोगों का कहना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू और आता है इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से। इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो आपके पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं कि भाई किस तरीके के पर्यावरण को नुकसान। इन्होंने कहा कि प्लांट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। क्यों? आयरन की माइनिंग्स होंगी, आयरन की माइनिंग बाद रिफाइनमेंट होगा, रिफाइनमेंट केमिकल्स यूज किए जाएंगे, उससे अलग अलग टाइप के स्मोक निकलेंगे, आसपास के एरिया को प्रदूषित करेगा, वाटर को पूरा प्रदूषित करेगा, और साथ साथ में ट्राइबल्स को तो बेचारों को पूरा डिस्प्लेस कर देगा, जो नेचर के साथ में अच्छा खासा तालमेल बना के बैठे हुए हैं वहां पे। ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना था। इंडिया के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट लगते हैं तो एक बार इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग होते हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट आता ही आता है। चाहे अभी मुंबई में मेट्रो वाला सीन आप देख लो तो वहां पे भी इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और अभी डैम के कंस्ट्रक्शंस को देखो कि उत्तराखंड के अंदर जो डैम के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, अभी एक भागीरथी नदी के ऊपर डैम के कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, उसमें काफी स्टेट्स इन्वॉल्व, तो वहां से भी प्रोटेस्ट आने शुरू होते हैं। और लास्ट ईयर हम देख भी चुके हैं उड़ीसा के आपके उत्तराखंड के अंदर बाढ़ भी आई थी, एक डैम पूरा टूट गया था धौलीगंगा नदी के ऊपर। तो वो यही कहते हैं कि भाई डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हो, हमारे यहाँ पे इस रिस्क प्रोन एरिया के अंदर गांव के पास में पानी बहुत सारे इकट्ठा होता है, किसी दिन डैम टूट जाते हैं तो हमें नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन वहां की जो बिजली बन रही है वो भी हमें नहीं मिलती है।
वो रिसोर्सेज हमारी यूज करके हमें कोई फायदा नहीं दे रहा। तो ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट भी प्रोटेस्ट करते हैं कि ये पॉल्यूशन टाइप का मामला होगा, तो इसीलिए भी इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब ये बात भी है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मैं कह सकता हूं यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, वो यूनियन गवर्नमेंट वैसे शब्द ज्यादा अच्छा है। यूनियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट का मामला मानना है कि थोड़ा सा गलत है मामला, क्योंकि इस तरीके से प्रोटेस्ट से अगर हमने ये प्रोजेक्ट रोक दिए तो ये हमारे देश के अंदर डिस्करेज करेगा नई इन्वेस्टमेंट को, नई कंपनीज को, या कोई भी बाहर की कंपनी कभी भी इस देश में आना चाहेगी तो वो नहीं आएगी। कारण क्या? क्योंकि उनको पता है कि हम इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो सीधी सी बात है प्रोटेस्ट होंगे, प्रोटेस्ट के तहत काम रुक जाएंगे हमारे, और समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा, इसीलिए वो डिस्करेज होंगे, नहीं आएंगे। लेकिन अब किया क्या जाए? अब देखिए, सारे लोग अपनी अपनी जगह पे एकदम सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब लोग अच्छी अच्छी बातें जो अपनी कर रहे हैं वो अपने अपनी तरफ से अपने अपने पक्ष सारे सही है। अब भारत पे बात आती है, देखिए भारत कोई राजतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र होता तो शायद एक राजा होता, किसी की नहीं सुनता और चीजें लागू कर देता। भारत जो है वो गणतंत्र है और लोकतंत्र है, और सारे लोग मिलकर सरकार को चुनते हैं। अब वहां पे लोगों की बात भी ना सुने तो भी गलत हो जाएगा हमारे साथ में, तो यहां पे ये चीज भी आ जाती है। अब आप देखिए कि इन सारे लोगों के वेराइड इंटरेस्ट है अपने अपने, तो वेराइड इंटरेस्ट जहां पे होंगे तो सीधी सी बात है वहां क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्सेंसस पे आना बहुत मुश्किल है। तो वेराइड इंटरेस्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ये सारी चीजें यहां चल रही है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, अपने अपने हित है कि भाई सारे लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। अब सरकार कहती है ग्रोथ करो, लोग कहते हैं कि ग्रोथ तो है बट जस्टिस नहीं है हमारे साथ में, न्याय नहीं है ये तो हमारे साथ में, ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है पूरा मामला। आप हमें हमारी जमीनें छीन रहे, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन हमें न्यायपूर्ण तरीके से ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो, उसके लिए कुछ किया जाए। बात भी ये भी सही है। अब वेराइड इंटरेस्ट और वेराइड कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए भारत सरकार को अब ऐसे कई सारे डिसीजन, ये खाली एक उड़ीसा की बात है, हर स्टेट की हर जमीन के ऊपर ऐसे कई सारे डिसीजन भारत सरकार को आजादी के बाद लेने थे, और ये एक एग्जाम्पल है उसका कि ऐसे डिसीजंस में अब ग्रो भी करना है, इन लोगों को भी साथ में लेना है। किस तरीके से सरकार इसमें तालमेल बना के बैठे कि वो ट्राइबल पॉपुलेशन या जो भी बेल्ट है जहां पे भी प्लांट लगाया जाए वहां के लोग भी उसमें काम भी करें, उनका लिवलीहुड भी ना छीने, डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो रिहेबिलिटेशन भी वापस हो। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कर दिया लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए आपके पास में कोई प्लान नहीं, ये भी गलत है। तो डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए साथ साथ में, और गवर्नमेंट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन चाहिए हमें, वो भी नहीं है। अब जब ये सारे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है इन सब चीजों को सुनना। कारण ये है कि लोकतंत्र के अंदर लोग चुनते हैं सरकार को, तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती किसी भी चीज में, उन्हें लोगों को पूछना पड़ेगा, लोगों को सहमत करना पड़ेगा, और जब लोग सहमत होंगे तब जाके प्लांट लगाए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में टास्क है कि डेवलपमेंट चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र है तो उसके अंदर हमें कम से कम संभल के चलना पड़ेगा प्लांट लगाने के लिए। यहां पे भी ये चीज आती है। अब यहां पे इस कॉन्फ्लिक्ट को लेते हुए क्या चीजें निकल के सामने आती है, तो चीजें ये समझ में आती है कि एक हिंदुस्तान ने क्योंकि डेमोक्रेसी चुनी है, और डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब हो गया कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने वाले कौन है? वो है पीपल। तो आप ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकते कि इन लोगों के साथ में गलत करके, या गलत करने द सेंस किसी भी सरकार का ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम गलत करें, बट कई ऐसे पहलू होते हैं जो उस समय सरकार को नहीं पता होते, उन पहलुओं के बारे में बाद में ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार जानबूझ के गलत कर रही है, ऐसा गवर्नमेंट भी चाहती है ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सारी चीजें बढ़े, लेकिन कई बार उस एरिया के सिस्टम कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि सरकार को वो पहलू बाद में पता चलते हैं, पहले कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो लोगों को पूछना बड़ा जरूरी है। जब लोग अपनी कंसेंसस देंगे, लोगों के साथ में एनवायरमेंटलिस्ट जितने भी हैं ये अपनी कंसेंसस देंगे, और इनको लगेगा कि हाँ अब अगर प्लांट लगा दो, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि सरकार इस तरीके का काम करे, लोगों को कहे कि जितना भी ट्राइबल बेल्ट यहां से डिस्प्लेस होगा उनके रिहेबिलिटेशन का काम पहले किया जाएगा, पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद में प्लांट का काम शुरू किया जाए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, रिहेबिलिटेशन के साथ साथ में वो लोग वहां पे क्या काम करेंगे जिससे उनका लिवलीहुड चलेगा, ये भी एक मुद्दा है कि भाई इस तरीके से वो काम करे। फिर ये साथ में आ जाता है कि इन्वायरमेंटलिस्ट, इनको भी कहा जाए कि भाई देखिए इस पूरे एरिया में, जैसे कि 10 किलोमीटर का एरिया है, इसमें प्लांट, माइनिंग सब लगने वाली है, तो इससे लगभग इन्वायरमेंट को इतना नुकसान है, इतने पेड़ काटे जाएंगे, इतनी रोड बनाई जाएगी, इतना पॉल्यूशन होगा वगैरह को, तो इसके बदले में हम वापस कहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं, हम वापस कहाँ फॉरेस्ट पूरा ग्रो कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि जो इससे पॉल्यूशन हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, या फिर जो रिवर या स्ट्रीम पॉल्यूट हो रही है, उसको बहुत ज्यादा कम या मिनिमाइज कर दें,
तब इन्वायरमेंटलिस्ट भी कहेंगे हाँ ये प्रॉपर प्लान के साथ में, कि प्लांट तो लगेगा लेकिन इससे होने वाली सारी आसपास की जितनी चीजें होंगी जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा उसको भी सही किया जाए। तो लोगों की बात, इन्वायरमेंटलिस्ट की बात, इन सब की बात सुन के और सरकार अपनी बात भी रखे और फिर जब कॉन्सेंसस पे पहुंचे तब जाके प्लांट लगाने दिया जाएगा। अदरवाइज प्लांट वहां पे नहीं लगाया जा सकता है, लोगों के खिलाफ जाके तो कभी भी नहीं लगाया जा सकता। तो लोगों ने कहा कि भाई हमें चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकार ने कहा हमें भी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन लोगों ने यह कहा कि आपकी इस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में हमें सोशली और साथ साथ में हमें इकोनॉमिकली, देखिए एक और चीज चाहिए जिसे हम कहते हैं जस्टिस, न्याय। तो देखिए ग्रोथ विद जस्टिस, तो लोगों ने यह कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करो ही करो लेकिन हमें सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, तब जाके बात पूरी होगी, वरना वो बात पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरीके का कुछ मॉडल था और ऐसी चीजें हर जगह पे सरकार जितने भी प्रोजेक्ट लगाने वाली थी उन सब पे, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। सरकार ने डैम के प्रोजेक्ट लगाए तो उसमें भी यही दिक्कतें आती थी। सरकार ने नदी के साथ में उसकी सफाई या उसको डाइवर्जन या कैनाल्स बनाने के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट थे तो उसमें भी यही दिक्कतें आती थी। थर्मल पावर प्लांट अगर कहीं पे सेटअप किए तो सेम यही प्रॉब्लम्स वहां पे भी फेस करनी होती थी। कोल के प्रोजेक्ट्स अगर कहीं सेट किए हैं या फिर आजकल तो सोलर का काम चल रहा है वो भी, उसमें भी यही दिक्कतें आती है कि लोग कहते हैं जमीन चली जाएगी, ये चला जाएगा, हमें क्या मिलेगा, वापस लिवलीहुड, ये क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ में रिलेटेड है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि ग्रोथ विद जस्टिस, और लोगों की भी यही डिमांड थी कि भाई हमें ग्रोथ विद जस्टिस चाहिए। तो अगर ग्रोथ विद जस्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ उड़ीसा का एग्जांपल देके इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा के और लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ग्रोथ तो चाहिए लेकिन न्यायपूर्वक ग्रोथ चाहिए, कि रिहेबिलिटेशन भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, लाइवलीहुड भी चाहिए, और जो रिसोर्सेज आप उस एरिया से, उनके एरिया से निकाल रहे हो उसके बदले में वापस उनको क्या पे कर रहे हो, ये चीजें भी साथ साथ में चाहिए, तब हम कहेंगे ग्रोथ विद जस्टिस। तो अब भारत के लिए देखिए बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला था कि एकदम कैपिटलिस्ट मॉडल भी नहीं अपना सकते, पूरी तरीके से सोशलिस्ट मॉडल भी नहीं अपना सकते, तो इंडस्ट्रीज कैसे लगाएंगे अगर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट बन गए तो ये सारी दिक्कतें भारत के सामने थी। और अब भारत सरकार, अब मैंने सारे पहलू आपको समझा दिए कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ विद जस्टिस क्या है, क्या मॉडल थे डेवलपमेंट के, भारत सरकार क्यों डेवलपमेंट चाहती थी, 47 से पहले के हमारे क्या हालात थे, ये बातें हम पूरी की पूरी समझ चुके हैं। और अब हम समझने वाले हैं अगले पॉइंट को, और अगला पॉइंट है हमारा वो है कि अर्ली इनिशिएटिव्स क्या क्या सरकार ने किए थे, और अर्ली इनिशिएटिव्स के साथ साथ में दूसरी एक और चीज है उसमें ये पढ़ने वाले हैं कि भाई जो प्लानिंग कमीशन हमारी बनी थी उसके पीछे का इतिहास क्या रहा था, प्लानिंग कमीशन को आखिर किस तरीके से बनाया गया था। तो अब ग्रोथ विद जस्टिस वाला मामला हम पढ़ लिया, और अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम, या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि प्लानिंग कमीशन के इनिशिएटिव क्या थे और लैंड रिफॉर्म्स वाला मामला क्या था, उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।